लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन परेशान पूरी दुनिया है। और उसकी वजह यह है कि अगर बाकी के देश ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 3 देश लड़ रहे हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये गलती है। गलती से अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो यकीन मानिए आपकी, हमारी जेबों पर, पूरी दुनिया की जेबों पर, पूरा घर का बजट, एक देश का बजट गड़बड़ा जाएगा। सामान के दाम आसमान छूने लगेंगे। और ये सब इसलिए है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल बेशक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री रास्ता ऐसा रास्ता है जो दुनिया में तेल में आग लगा सकती है, महंगाई को आसमान तक ले जा सकती है। हर चीज़ का एक रूट तय है। आपने देखा होगा, अगर आप घर पर हैं और अगर आपके घर के ऊपर से आसमान पर अगर आप किसी प्लेन को आते जाते देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लेन को देखते हैं तो वह एक ख़ास रास्ते से ही गुजरता है और दूसरी तरफ से भी एक ख़ास रास्ता होता है। ज़मीन पर भी आप देखते हैं कि सड़कें होती हैं जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, कहाँ रुकनी है उसके लिए रेड लाइट है। समंदर में भी आपने अगर देखा तो समंदर बहुत विशाल है। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा समंदर है, कहीं से भी एक जहाज़ को लेकर चल पड़ो, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह आसमान में एक एयर कॉरिडोर है जिससे प्लेन एक ख़ास रास्ते पर चलेगा, जिस तरह ज़मीन पर सड़क है जिस पर गाड़ी चलेगी और अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वही रास्ता आपको पहुंचाएगा, ठीक उसी तरह समंदर में है तो बहुत विशाल और बड़ा, लेकिन समंदर में भी एक रास्ता होता है, कुछ किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती है, लेकिन उसी समुद्री कॉरिडोर से होकर आपको गुजरना पड़ता है। पूरे दुनिया के जो जहाज़ हैं उसी एक रूट से गुजरते हैं जो उसके लिए फिक्स है। ऐसे ही एक रास्ता है ईरान और ओमान के बीच जिसको द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, लेकिन ये संकरा सा समुद्री रास्ता इस दुनिया का शायद सबसे ख़तरनाक रास्ता है। उसकी वजह यह है कि जैसे अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या पुल टूट गया या सड़क टूट गई तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, एक लंबा जाम लग जाता है और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक्सीडेंट अगर हो जाए रेलवे में, पटरी टूट जाए या 2 ट्रेनें टकरा जाएं तो उस ट्रेन का रूट भी बाधित हो जाता है, घंटों यात्री परेशान होते हैं। उसी तरीके से ईरान का ये जो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर ये रास्ता बंद हो जाए, इस पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, तो फिर दुनिया भर के बड़े बड़े तेल टैंकर उनको रुकना पड़ेगा। और अगर वो दूसरा रास्ता लेते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो न जाने कितने दिन, हफ्ते या महीने लगेंगे, इसलिए कि ये सबसे शॉर्टकट है और ये वो रास्ता है जो पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाता है। इस रास्ते से सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ये जो सब तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा तेल के कुएँ हैं, पूरी दुनिया के तेल की ज़रूरत को पूरी करते हैं। ये इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं और दुनिया तक उनकी मांग के हिसाब से तेल पहुंचाते हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच इसी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। कहा यहाँ से किसी भी देश का कोई टैंकर नहीं गुजरेगा, जिसमें हमारा टैंकर भी फंसा हुआ है। सिर्फ एक देश अपवाद है, चीन। ईरान ने कहा कि चीन तुम अपने जहाज़ ले जाओ, जितना तेल भर भर कर ला रहे हो ले जाओ, बाकी किसी और को इजाज़त नहीं देंगे। और इसी के बाद हाहाकार मच गया। अभी सिर्फ इस जंग को 7वां दिन है, लेकिन अगर गलती से ये महीना खिंच गया है, 2 महीना, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में ईंधन यानी तेल का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। खेती बाड़ी, कल कारखाने, पूरी इंडस्ट्री इसी डीजल और पेट्रोल पर है। रेलगाड़ी इसी डीजल और पेट्रोल पर है। हवाई जहाज़ इसी पेट्रोल और डीजल या जो ईंधन है उसका, उससे है। मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया ठप पड़ जाए। अब आप कहेंगे कि सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऐसा क्यों? तो दुनिया में तेल की जो सप्लाई होती है उसका 25% सिर्फ और सिर्फ इसी 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते से उन देशों तक पहुंचता है। मतलब अगर पूरी दुनिया को एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल या डीजल चाहिए तो 25 लीटर पेट्रोल या डीजल सिर्फ इस एक रास्ते से जाता है। 75%
ही पहुंचेगा, 25% नहीं, तो सोचिए उन देशों का क्या हाल होगा जो इस रास्ते से तेल लेते हैं। सारी मशीनरी, सारे कल कारखाने, इंडस्ट्री, सड़कों पर गाड़ियां, अभी सिर्फ 2 दिन पहले अफवाह उड़ी देश भर में अपने यहाँ कई पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लग गई। तो अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। अब सवाल ये है कि क्या एक यही रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया भर को तेल की उसकी ज़रूरत के हिसाब से तेल पहुंचाता है या गैस पहुंचाता है? इस पूरे मामले में एक कतर है जो एलपीजी गैस, जिसमें हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसी से चूल्हा जलता हमारा। तो जो कतर का सबसे ज़्यादा बड़ा एलपीजी उत्पादक है, उसका लगभग 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। सोचिए ये रास्ता बंद है और आने वाले वक्त में और बंद होगा तो चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कुल 6 ऐसे और रास्ते हैं जिनसे तेल, ईंधन और बाकी चीज़ें पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि समुद्र का भी एक रास्ता होता है, उसी रास्ते पे आपको चलना होता है, बाकी पूरे समुद्र में आप जहाज़ इधर उधर नहीं दौड़ा सकते। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और 6 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से अलग अलग तेल और ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, मैंने आपको बताया, जो बंद है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के करीब है, जहाँ से 25% तेल और ईंधन पहुँचता है। दूसरा है मलक्का स्ट्रेट, मलेशिया और इंडोनेशिया से होते हुए ये दुनिया भर के देशों में, यहाँ से ये सारी चीज़ें तेल और गैस पहुँचती हैं। तीसरा, इन सब चीज़ों को जो है ये चेक पॉइंट है, जैसे हम सड़क पे नाकाबंदी होती है उसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट पर तलाशी होती है, तो समुद्री रास्तों पर जो जहाज़ जाते हैं उनके चेक पॉइंट्स हैं, जैसे हॉर्मुज है वैसे ही कुल 7 हैं। तो मलक्का स्टेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और फिर पूरे एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का काम करता है ये रूट। तीसरा है मिस्र में मौजूद सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया में इंसानों का बनाया पहला पानी का रास्ता है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और इन जहाज़ों को अफ्रीका के चारों तरफ लंबे रास्ते से, पहले ये जब सुएज नहर नहीं था तो अफ्रीका के चारों तरफ से लंबे रास्ते का चक्कर काट कर पहुंचना पड़ता था, ये शॉर्टकट हो गया। चौथा है बाब एल मंडेल, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का काम करता है। 5वां चेक पॉइंट है पनामा कैनाल, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। छठा है तुर्किश स्ट्रेट, जिसमें बोस्पोरस और डार्डेनेल्स शामिल हैं, ये ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ते हैं। 7वां है डेनिस स्ट्रेट्स, बाल्टिक सागर को नॉर्थ से जोड़ती है। तो ये 7 चेक पॉइंट हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। उसकी वजह यह है कि ये 25% के करीब ईंधन इसी रास्ते से भेजता है। अब अभी जब ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, उससे पहले के हालात ये थे कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर डे जो बड़े जहाज़ थे, ऑयल टैंकर जो, वो करीब 107 जहाज़ 107 इस रूट से गुजरते थे पर डे। 1 मार्च को सिर्फ 19 जहाज़ गुजरे, 19। तब तक ईरान थोड़ा सा लचीला रुख अपनाया हुआ था। उसके बाद 4 सुपर टैंकर ही अब गुजरे, शायद चीन के। बाकी वहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाज़ों ने लंगर डाल रखा है और कोई तेल के टैंकर यहाँ से नहीं गुजर रहे। जबकि इस रूट से पर डे करीब 2 करोड़ बैरल तेल और गैस, 2 करोड़ बैरल की सप्लाई होती थी। अब सोचिए वो सप्लाई रुक गई, तो जब रुक गई तो फिर दुनिया तो परेशान होगी ही होगी। अब 2 करोड़ बैरल पेट्रोल जिस रास्ते से जा रहा, उस रास्ते को आपने बंद कर दिया, दुनिया के 25% देश उन तेल और गैस को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर परेशानी तो होगी। अब सवाल ये भी है कि चलिए बंद 2 करोड़ बैरल, आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि पूरी दुनिया में पर डे कितना तेल जलता है, खर्च होता है। यह एलपीजी गैस जो घरों में चूल्हा जलते हैं, ज़मीन के नीचे से पर डे कितना तेल निकलता है। आजकल की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ी में अगर आप देखें तो एवरेज एक गाड़ी में अगर आप टैंक फुल कराते हैं तो 50 लीटर, कम से कम 50 से 55 लीटर आ जाता है पर डे। पूरी दुनिया में 100 से 102 मिलियन बैरल, 1.5 करोड़ टन और पता नहीं कई अरब लीटर
ये तेल की खपत है। 100 से 102 मिलियन बैरल ऑयल का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले देश हैं टॉप 3, उनमें से एक है अमेरिका, दूसरा है चीन और हम तीसरे नंबर पर है इंडिया। चीन और इंडिया इसलिए भी कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पूरी दुनिया में 80% ईंधन का इस्तेमाल होता है गाड़ियों के लिए, ढुलाई के लिए, कल कारखाने, खेती बाड़ी, इन सब के लिए। तो पर डे 100 से 102 मिलियन बैरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। जो गैस है एलपीजी, जिनसे घरों में चूल्हा जलता है, पूरी दुनिया में 60 मिलियन बैरल पर डे का इस्तेमाल होता है। 60 मिलियन बैरल। अगर मैं अब इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में पर डे 5.5 से 6 मिलियन बैरल तेल की खपत है और लास्ट 50 ईयर में ईंधन की मांग बढ़ने लगी है। अब सिर्फ मैं इंडिया की अगर बात करूं, डेली यूज और हमारे पास कितना रिजर्व है, अगर ये 2 महीने जंग खिंच गई या महीने, तो क्या हमारे देश में तेल की कमी होगी, गैस की कमी होगी? क्या पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी? क्या उड़ानें रुक जाएंगी, ट्रेनें थम जाएंगी, कल कारखाने बंद हो जाएंगे? क्या सूरत होगी? तो ये पूरा डेटा आपके सामने है। हमारे देश में जो पर डे की खपत है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ईंधन में डीजल की खपत होती है हमारे देश में। और उसकी वजह है क्योंकि डीजल ट्रक, बसें, ट्रेन, माल ढुलाई की जो गाड़ियाँ हैं, खेती की जो मशीनें हैं, जो इंडस्ट्री हैं, ये सब डीजल से चलती हैं। तो डीजल का इस्तेमाल हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। जनवरी का लास्ट डेटा है हमारे पिछले महीने का, सिर्फ लास्ट मंथ, बल्कि लास्ट टू लास्ट मंथ, ये मार्च है, जनवरी के 31 दिनों में पूरे देश में, इंडिया में 79.92 लाख मीट्रिक टन डीजल जल गया। मतलब 79,92,000 मीट्रिक टन। इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डीजल का इस्तेमाल, ये 31 दिन। अगर इसको आप पर डे में निकालें कि एक दिन में हमारे देश में कितना डीजल खर्च होता है, तो पर डे इंडिया में 2.57 लाख मीट्रिक टन डीजल, 2.57 लाख मीट्रिक टन डीजल खत्म होता है। अब अगर इसको और आसानी से समझे तो 1 मीट्रिक टन कितना होता है? 1 मीट्रिक टन 100 लीटर होता है। अब उस हिसाब से देखिए, बल्कि 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 79.92 लाख मीट्रिक टन पर मंथ, 2.57 लाख मीट्रिक टन पर डे अपने देश में डीजल की खपत है, जो गाड़ियों में, कारखानों में इस्तेमाल होती है। आजकल वैसे भी कार भी बहुत सारी डीजल वाली ही है। अब पेट्रोल पे आइए। नंबर 2 जो ईंधन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ खर्च होता है वो पेट्रोल है डीजल के बाद, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में जो गाड़ियाँ चलती हैं और आजकल जो हैं महंगी महंगी गाड़ियाँ सब पेट्रोल से ही चलती हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी वैसे आ रही हैं, इवन टू व्हीलर जो है वो ज़्यादातर पेट्रोल से ही चलती है। तो हमारे यहाँ पेट्रोल की पर डे जो खपत जनवरी में हुई 31 दिनों तक इसी साल 35.11 लाख मीट्रिक टन, 33.11 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल हमारे यहाँ जला। और अगर उसके हिसाब से पर डे कितना खर्च है तो पर डे 1.13 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल हमारे देश में पर डे यूज होता है। 1,13,000 मीट्रिक टन। अब आइए घरों में जो हमारे यहाँ चूल्हा जलता है, एलपीजी, तो जो घरेलू रसोई गैस है, उसी जनवरी का डेटा है लास्ट, कि पूरे देश में एक दिन में 30.33 हजार लाख मीट्रिक टन पर डे का यूज़ है रसोई गैस, जो चूल्हा है एलपीजी का। तो अगर इसका पर डे का एवरेज निकाले एक दिन में पूरे देश में कितने ऐसे एलपीजी गैस से चूल्हे जल रहे हैं घरों में जहाँ खाना बन रहा है, 97.8 मीट्रिक टन, 97,08,000 मीट्रिक टन हर दिन रसोई गैस के जो चूल्हे हैं हमारे वो जलते हैं और उससे ये गैस खत्म होती है। द स्टेट ऑफ हार्मुस के बंद होने से इतनी परेशानी क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि जो तेल हम लोग मंगाते हैं या पूरी दुनिया, असल में वो समुद्री रास्ते से आता है। जैसे देश के अंदर आपने देखा होगा मालगाड़ी से सामान ढोया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फल सब्जियां ट्रकों में आते हैं सड़क के रास्ते। तेल का भंडार हमेशा समुद्री रास्ते से आता है। अब तेल सरकार या भारत सरकार तेल मंगाती कैसे है? तो भारत सरकार खुद सारे तेल नहीं मंगाती, बल्कि कुछ कंपनियां हैं जिनको क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदने के लिए एक ठेका या टेंडर दिया गया है कि आप खरीदिए फिर देश में बेचिए।
तो गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस, ये बड़े खिलाड़ी हैं, रिलायंस भी। तो ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं उनके साथ समझौता करती हैं, डील करती हैं तेल खरीदने के लिए, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और उस वक्त जो इंटरनेशनल रेट होता है उसी के हिसाब से ये खरीदते हैं, डॉलर में पेमेंट होता है क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में होता है। और फिर जब सौदा हो जाता है तो फिर उन देशों में बड़े बड़े ऑयल टैंकर भेजे जाते हैं और उन्हीं समुद्री टैंकरों में इन तेलों को भरकर इंडिया लाया जाता है। और जब इंडिया लाया जाता है तो खासतौर पर इंडिया में 3 ऐसे पोर्ट या बंदरगाह हैं जहाँ ये बड़े बड़े ऑयल टैंकर को उतारा जाता है और फिर पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है अलग अलग रिफाइनरीज में। तो इंडिया में जो 3 सेंटर है जहाँ से पूरे दुनिया से समुद्री रास्ते से टैंकर के जरिए तेल मंगाया जाता है, मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम, ये 3 ऐसे सेंटर हैं जहाँ से हमारे मैक्सिमम जो तेल एक्सपोर्ट करके मंगाए जाते हैं, क्रूड ऑयल, ये यहाँ पे उतरते हैं इन्हीं बंदरगाहों पर और फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। अब इंडिया जो है असल में हम क्रूड जो ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल, तो हम दूसरे देश पे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं, हमारी अपनी रिफाइनरी इतनी सॉलिड है कि फिर उन क्रूड ऑयल को हम खुद यहाँ पे रिफाइन करते हैं। और हमारे जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की क्षमता है इंडिया की, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में हमारा नाम है कि हम कोई भी क्रूड ऑयल को बेहतरीन तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। तो दुनिया का 5 देशों में हमारी गिनती होती है और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर इंडिया है जहाँ बड़े बड़े रिफाइनरी हैं और इनसे, और अमेरिका, चीन और रूस के बाद हमारा नंबर चौथा है जहाँ क्रूड ऑयल को सबसे बड़ा रिफाइनर जो कहा जाता है वो इंडिया को कहा जाता है। हमारे पास इस वक्त कुल देश में 23 रिफाइनरी है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बरौनी के, जामनगर के, विशाखापट्टनम में और अलग अलग। तो 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी हैं जहाँ ये जो गल्फ से या बाकी देशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं उनको वहाँ रिफाइन किया जाता है और फिर उसी के डीजल, ईंधन, विमान के केरोसिन ऑयल, अलग अलग क्वालिटी का जब बना जाता है तो वो सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उस क्रूड ऑयल से और फिर उसे अलग अलग रास्तों से देश के हर छोटे बड़े हिस्सों में पहुंचाया जाता है। अब अभी जो अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप रूस से तेल ना खरीदें, हमसे खरीदें, तो उसकी वजह एक ये भी हुई, हम गल्फ से खरीदते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो वजह अमेरिका से क्यों नहीं खरीदते? अमेरिका से तेल खरीदना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि अमेरिका के तेल का रेट थोड़ा ज़्यादा है और जो गल्फ़ के देश हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या इवन रशिया हो, ये हमें तेल पे, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सेल या फिर डिबेट आपको कुछ छूट नहीं मिलता है, तो ये लोग हमें एक तरह से डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या फिर इराक हो या रशिया हो, ये डिस्काउंट देते हैं। अमेरिका डिस्काउंट नहीं देता, बल्कि इनका जो रेट होता है, अगर मान लीजिए इनसे हम 10 रुपये खरीदते हैं, अमेरिका पहले उसको 12 रुपये करके रखता है और ऊपर से डिस्काउंट भी नहीं। तो यहाँ 10 वाला हमें 8 में पड़ता है, अमेरिका का हमें 12 में पड़ता है। इसीलिए हम अमेरिका से तेल खरीदना हमारे लिए महंगा है और हम इन देशों से रिबेट में या डिस्काउंट पर तेल खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि जो बड़े बड़े टैंकर समुद्र के रास्ते से तेल आता है, ये भी आपको जानकारी दी, ये लाया कैसे जाता है और जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं वो किसके होते हैं, मालिकाना हक किसका होता है? तो पूरी दुनिया में जो भी देश तेल मंगाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से मंगाए या किसी और देश से जहाँ पे तेल कम, दुनिया भर के जितने भी देश जिस तेल उत्पादक देश से, चाहे वो गल्फ हो, रशिया हो, अफ्रीकन देश हो, कहीं से भी तेल मंगाते हैं तो टैंकर के जो थ्रू आता है उस देश तक पहुँचता है, उन बंदरगाहों तक। ये बड़े बड़े टैंकर किसके होते हैं? ये उस देश के या उस ऑयल कंपनी के नहीं होते हैं। असल में इस टैंकर का भी एक अलग खेल है। इसमें से 95% टैंकर प्राइवेट कंपनियों के हैं जो इसे भाड़े पे देते हैं, किराए पर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया को तेल मंगाना है रशिया से या ईरान से, अब हमें चाहिए 1 बिलियन तेल, तो हम तेल तो वहाँ से लेंगे, लेकिन अब इतने सारे टैंकर का क्या करें? तो ऐसी कंपनियां होती हैं कुछ प्राइवेट जो टैंकर अपना किराए पर देती हैं। उनका काम है, ठीक है, आपने रूस से तेल उठाया, भारतीय बंदरगाह पर पहुंचाया और फिर वापस चले गए। अब वो दूसरे देश को किराए पर देंगी, फिर तीसरे को। तो 95% जो है टैंकर्स तेल के, ये किराए पर लिए जाते हैं और कुछ एक है जो हमारे अपने हैं, लेकिन वो नाम मात्र के गिनती के होते हैं। तो पूरे तेल का खेल ये है। अब 7वां दिन है, बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने इससे पहले 1-2 बार कुछ दिनों के लिए बंद किया, लेकिन अब ईरान के सामने चुनौती ये है कि अगर इस हॉर्मुज लाइन को बंद करता है तो पूरी दुनिया में तेल में आग लग जाएगी। क्योंकि 2 वजह, अभी तक मार्च के बाद से अब वहाँ टैंकर कम है, गुजर कम रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं जहाज़ों की,
और दूसरे रास्ते से जाने में ये है कि आपको बहुत वक्त लगेगा। अब जिन देशों के पास, मैंने तो आपको टॉप बताया कि इतने दिनों का, कई ऐसे देश हैं जिनके पास 7-7 दिन का स्टॉक होता है, ना उनके पास फैसिलिटी है, ना इतने पैसे हैं कि वो तेल का भंडार करके जमा करके रखें, ना उनके पास इतनी रिफाइनरी है कि वो उसको रिफाइन कर सकें। तो अब अगर वो दूसरा रास्ता लेते हैं तो आप मान लीजिए कि जो 15 दिन का वक्त लगता है ट्रैवल करने में, वो हो सकता है 3 महीना लग जाए, हो सकता है 2.5 महीना लग जाए। तो फिर उतने दिन तक वो देश बिना तेल के, बिना ईंधन के कैसे रहेगा? और फिर जैसे जैसे ये, और ट्रैफिक भी है उधर, तो जहाज़ की रफ्तार भी स्लो होगी। तो फिर जैसे जैसे ये डिले होगा, हर चीज़ महंगी होती जाएगी, क्योंकि ये वही तेल या ईंधन है, डीजल या पेट्रोल, जिससे आपकी सब्जियां, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। जो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है, वो सप्लाई चेन जब टूटेगा या डिले होगा तो फिर कीमतें आसमान छुएंगी। इसीलिए इस जंग में ईरान ने 33 किलोमीटर इस चौड़ी एक समुद्री रास्ते को बंद कर एक तरह से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा।